रात को 3:30 बजे का समय दिखाया जाता है। इस वक्त ऑफिसर जॉर्ज अपने लोगों के साथ कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने जा रहे होते हैं। इस पूरे मिशन में एक दूध वाला इन लोगों की मदद कर रहा होता है और फाइनली उसकी मदद से ऑफिसर जॉर्ज अपने लोगों के साथ उन क्रिमिनल्स तक पहुंच जाता है। अब दोनों तरफ से काफी हाथापाई होती है और फाइनली जॉर्ज काफी भागदौड़ करने के बाद सुनील नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ लेता है। लेकिन जिस जगह पर सुनील और जॉर्ज होते हैं वहीं ऊपर एक पेड़ पर एक स्केलेटन लटका होता है। उसको देखकर जॉर्ज अंदाजा लगा लेता है कि वो स्केलेटन करीब 1 महीने ही पुराना है। खैर, अब यहाँ से जॉर्ज और उसकी टीम उन क्रिमिनल्स को लोकल पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं। इस दौरान जॉर्ज उस स्केलेटन का जिक्र उन पुलिस वालों से करता है तो एक पुलिस वाला कहता है कि सर, उसकी फिक्र मत कीजिए, वो किसी आदिवासी का स्केलेटन होगा। अक्सर वो लोग पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों जॉर्ज को उस स्केलेटन के बारे में शक होता है कि वो किसी आदिवासी का नहीं है। इसलिए वो जाकर सीधा एसपी से मिलता है और इस बारे में बताता है। वो कहता है कि सर, मैंने उस डेड बॉडी के स्केलेटन के बारे में पुलिस वालों से भी बात की। उन्होंने बोला कि वो कोई आदिवासी होगा, लेकिन सर मेरे हिसाब से वो स्केलेटन करीब 40 से 45 साल के बीच के आदमी का है और उसकी मौत करीब 1.5 महीने पहले ही हुई होगी। मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने उस स्केलेटन को उतरवाकर उसकी इंस्पेक्शन करवाई और उसमें मैंने देखा कि उस आदमी के पैर में एक रॉड डली है, यानी उसकी एक हड्डी का ऑपरेशन हो चुका था। अब आप बताइए सर कि कोई आदिवासी आखिर ऐसे ऑपरेशन के लिए इतने पैसे कहां से लाया होगा। इसलिए मुझे शक है कि वो बॉडी किसी आदिवासी की नहीं है। मैंने उस रॉड पर लगी प्लेट पर पड़े नंबर से उस हॉस्पिटल का पता कर लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। इसके बाद जॉर्ज अपनी टीम के साथ उस हॉस्पिटल तक पहुँचता है जिसका नाम होता है चैतन्य हॉस्पिटल। इंक्वायरी करने पर उस आदमी का नाम भी पता चल जाता है और उसका नाम था मुरुगन। मुरुगन का एड्रेस हॉस्पिटल से लेकर अब सभी उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि मुरुगन एक ट्रक ड्राइवर था और एक किराए के घर में अपनी बीवी के साथ रहता था। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसकी बीवी यहाँ से चली गई और नया किराएदार वहाँ आ गया। अब जॉर्ज को उसकी बीवी पर शक होता है क्योंकि मुरुगन के लापता होने की कोई भी कंप्लेंट किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होती। इसलिए जॉर्ज की टीम सभी जगह इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और फाइनली मुरुगन की बीवी तक पहुंच जाती है। उसकी बीवी अब सारा सच बता देती है। वो जॉर्ज से कहती है कि सर, जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने परिवार में रहने वाले एक आदमी को अपना पिता समझ लिया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो आदमी मेरी माँ का दूसरा पति है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो आदमी बहुत शराब पीता था और जब मैं बड़ी हुई तो एक दिन शराब की बोतल के लिए उसने मुझे मुरुगन को बेच दिया। मुरुगन ने सभी को दिखाने के लिए मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन वो मुझे बहुत मारता पीटता था। एक दिन जब उसने मेरे नाम पर ट्रक खरीदा तो मुझे लगा कि वो बदल गया है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उसने इसलिए किया क्योंकि उसके नाम पर पहले से ही काफी फ्रॉड चल रहे थे, इसलिए उसे ट्रक नहीं मिल सकता था। अब वक्त के साथ साथ उस लोन के ट्रक के नोटिस भी मेरे पास आने लगे और धीरे धीरे वो लोन वाले मुझे मेरे घर पर आकर धमकाने लगे और मेरी बेटी को मारने की धमकी देने लगे। अब आप ही बताइए सर, जो चीज मेरे साथ बचपन से हुई वो मैं अपनी बेटी के साथ कैसे होने देती। इसलिए मैंने प्रकाश नाम के एक आदमी के साथ मिलकर मुरुगन को मार दिया और एक जंगल में जाकर लटका दिया। उसके रिश्तेदार भी उससे वास्ता नहीं रखते थे, इसलिए इस बात का पता किसी ने नहीं किया कि वो कहाँ है। मैंने 1 महीने इंतजार किया कि कोई आएगा तो मैं बोल दूंगी कि वो कहीं गया है और वापस नहीं आया है, लेकिन जब कोई नहीं आया तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ शिफ्ट हो गई ताकि उसकी अच्छे से परवरिश कर सकूं। अब यहाँ से सीन 2017 में शिफ्ट होता है जब जॉर्ज ये कहानी एक पत्रकार को बता रहा होता है। पत्रकार पूछता है कि फिर उसकी बीवी और प्रकाश का क्या हुआ, तो जॉर्ज कहता है कि उन दोनों को सजा हो गई और मुरुगन की बेटी को अनाथालय में दाखिल करवा दिया। अब पत्रकार पूछता है कि सर, अगर आप चाहते तो उस केस को खत्म भी कर सकते थे ताकि मुरुगन की बेटी उसकी माँ से दूर नहीं होती, क्योंकि मुरुगन की बीवी के साथ अत्याचार तो हुआ ही था, वो भी आखिर कब तक सहन करती। इस पर जॉर्ज कहता है कि हाँ, मैं केस बंद कर सकता था, लेकिन मैं एक इंसान के साथ साथ एक पुलिस वाला भी हूँ। उसकी बीवी को पुलिस से मदद लेनी चाहिए थी, क्या करूँ, मैं भी कानून के आगे मजबूर हूँ। और यही रिवील होता है इस मूवी का टाइटल। खैर, अब यहाँ हमें केरला पुलिस डिपार्टमेंट के 2 स्पेशल स्क्वाड्स दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है कन्नूर स्क्वाड और उसी स्क्वाड का हेड होता है जॉर्ज। अब एक दिन हम जॉर्ज की टीम मेंबर जयन को देखते हैं जो अपने घर को बनवाने के लिए लोन की एप्लीकेशन लेकर अलग अलग जगह भटक रहा होता है। साथ में जयन थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस कर रहा होता है। उसकी बातों से पता चलता है
कि उसकी बेटी को भी कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है अब्दुल वहाब के घर पर, जो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। हम देखते हैं कि उसके घर कुछ चोर चोरी करने आते हैं और उसका कत्ल भी कर देते हैं। सीन यहाँ से जॉर्ज के सीनियर पर जाता है, जो जॉर्ज को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम्हारा टीम मेंबर जयन रेत माफिया से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है और उसके खिलाफ सबूत भी हैं। इसलिए जयन को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ में तुम्हारी टीम के ऊपर भी इंक्वायरी बिठाई जा रही है। इस तरह जयन के सस्पेंड होने के बाद बाकी टीम मेंबर्स को अलग अलग एरियाज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब कन्नौर स्क्वाड की ये खबर मीडिया में आग की तरह फैलती है और पूरा शहर और डिपार्टमेंट उनकी हंसी उड़ाने लगता है। अब दूसरी तरफ अब्दुल वहाब के कत्ल की वजह से अपोजिशन पार्टी मेंबर्स गवर्नमेंट के ऊपर फुल प्रेशर डालने लगते हैं। अब अब्दुल के केस को सीनियर ऑफिसर मनु डील कर रहा होता है, लेकिन कोई भी सबूत न मिलने पर उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर आने लगते हैं। इस बीच मनु का एक टीम मेंबर मनु से कहता है कि सर, जब ऐसा कोई केस सॉल्व नहीं हो पाता तो ऐसे में उस केस को कन्नौर स्क्वाड को सौंप दिया जाता है। पता नहीं कैसे वो स्क्वाड ऐसे केसेस को कुछ ही दिनों में सॉल्व कर देता है। इसलिए सर, मुझे लगता है कि अगर अब्दुल के केस को भी कन्नौर स्क्वाड को सौंप दिया जाए तो शायद ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मनु इस बारे में काफी सोचता है और उधर दूसरे दिन जॉर्ज का सीनियर उसको अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम्हारी टीम पर ऑलरेडी एक केस चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑफिसर मनु की रिकमेंडेशन से मैं एक केस तुम लोगों को सौंपने वाला हूँ। तुम जयन को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं कर सकते, जबकि बाकी टीम मेंबर्स के साथ इस केस पर काम कर सकते हो। जॉर्ज कहता है सर, मैं मानता हूँ कि जयन ने जो किया वो गलत है, लेकिन डिपार्टमेंट में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो घूस ले रहे हैं या ले चुके हैं। जयन ने पहली बार ये गलती की है और वो बेचारा पकड़ा गया। मुझे ये नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे ये पता है कि वो एक ईमानदार और काबिल ऑफिसर है और उसने हर केस को सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए उसके बिना मैं किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करूंगा। इस बीच मनु भी वहां आ जाता है और जॉर्ज से कहता है कि तुम जयन को अपने साथ ले सकते हो, लेकिन तुम्हारी टीम के पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। अगर तुम लोगों ने कोई भी गलती की तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए प्लीज मेरी इज्जत की लाज रखना और मुझे डिसअपॉइंट मत करना। इस तरह अब जॉर्ज जयन के साथ साथ पूरी टीम को लेकर सीधे पहले अब्दुल वहाब के घर जाते हैं और वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। घर पर जॉर्ज अब्दुल वहाब के बेटे रमजान से पूछने लगता है कि आपके सारे घर में सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चोर मेन डोर से कैसे घुस आए। रमजान बताता है कि सर, असल में उस दिन मेरे मामू यूके से वापस आने वाले थे, इसलिए मामू को पिकअप करने के लिए ड्राइवर जल्दी ही आने वाला था। यही वजह थी कि घर की घंटी बजने पर पहले मैंने यही सोचा कि ड्राइवर ही आया होगा, लेकिन दरवाजा ओपन करने पर वो चोर निकले। इसके बाद जॉर्ज की टीम छानबीन करती है, लेकिन घर में कोई भी सबूत नहीं मिलता, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स भी नहीं। इस बीच फोरेंसिक का एक मेंबर जॉर्ज के पास आकर कहता है कि सर, बाथरूम में मुझे किसी के यूरिन सैंपल्स मिले हैं। जॉर्ज फौरन उस सैंपल को टेस्ट करवाने के लिए कह देता है। इसके बाद जॉर्ज ऑफिसर मनु के पास जाकर कहता है कि सर, मुझे रमजान ने बताया कि आने वाले चोर असल में नॉर्थ इंडियंस थे, लेकिन हम सिर्फ चोरी के एंगल से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब्दुल वहाब एक पॉलिटिशियन था, इसलिए दूसरी पार्टी के मेंबर्स भी उसको मरवा सकते हैं। हो सकता है कि मरवाने वाले ने सीन को ऐसा बनाया होगा कि चोर आकर उसको मार गए, इसलिए मुझे लगता है कि डिफरेंट एंगल से केस की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। खैर, अब जॉर्ज और उसकी टीम साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स के पास जाकर एक बंदे से कुछ डेटा निकालने के लिए कहते हैं। मतलब जिस दिन हत्या हुई उस दिन अब्दुल के घर के आसपास के एरिया में कौन कौन से मोबाइल एक्टिवेटेड थे और किसने 2 मिनट के अंदर बात करके अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर दिया था। अब साइबर वाला इन सारे नंबर्स को फिल्टर करता है, जिसके बाद इन लोगों के सामने 5 नंबर्स निकल कर आते हैं। अब टीम उन 5 मोबाइल नंबर्स के एड्रेस हासिल करके एक एक बंदे के पास जाकर पूछताछ करते हैं। इसी बीच जॉर्ज एक नंबर के बारे में पूछने एक मोबाइल की शॉप पर आता है। पूछने पर दुकान वाला कहता है, अरे ये नंबर तो मैंने फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए रियाज को दिया था। तो जॉर्ज की टीम फौरन रियाज को ट्रेस करके फाइनली उसको पकड़ लेती है और पुलिस स्टाइल में इंक्वायरी करने लगती है। अब बहुत मार खाने के बावजूद भी रियाज यही कहता रहता है कि सर, मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तभी जॉर्ज कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अब सुनो, तुम्हारी किडनी में स्टोन्स हैं और किसी भी नॉर्मल यूरिन टेस्ट करने पर ब्लड ग्रुप का पता नहीं चल सकता, लेकिन किसी को स्टोन्स होने पर ब्लड सेल्स यूरिन के जरिए से लीक होते रहते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाथरूम में हमको कुछ यूरिन सैंपल्स मिले थे और जब तुम्हारे ब्लड से मैच करवाया तो दोनों ब्लड ग्रुप सेम ही थे। तो अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें पता है
कि तुम्हें कुछ न कुछ तो पता है। रियाज ये सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है कि आखिर ये लोग कितने शातिर हैं। खैर, अब उसके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो जॉर्ज को सब बताने लगता है कि सर, एक्चुअली में मैं कतर में काम किया करता था। मेरे ओनर के बेटों का नाम था आमिर और जुल्फिकर। वो दोनों अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने फादर से थोड़े पैसे भी मांगे, लेकिन उनके फादर ने पैसे देने से मना कर दिया। इस वजह से उन दोनों ने चोरी करने का प्लान किया और मुझसे कहा कि अगर मैं उनका साथ दूंगा तो वो चोरी के माल का 10% मुझे दे देंगे। पर मुझे उनकी बात सही नहीं लगी, क्योंकि मैं चोरी डकैती नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं वापस इंडिया आ गया। यहाँ आकर मैं एक इलेक्ट्रिक शॉप चलाने लगा। इस बीच मैं एक दिन अब्दुल वहाब के घर सीसीटीवी कैमरास को फिट करने के लिए गया था। अब्दुल अंकल मेरे दूर के रिश्तेदार थे। वहीं सीसीटीवी कैमरे में मैंने ये देखा कि अंकल अब्दुल वहाब के घर में काफी पैसा है जो वो अपने लॉकर में छुपा कर रखते थे, और मैंने ये बात कॉल करके आमिर और जुल्फिकर को बता दी। वो दोनों अब्दुल अंकल के घर चोरी करने के लिए राजी हो गए, लेकिन चोरी करने वो खुद आए तो सही, पर पहले उन्होंने हथौड़ा और बबिया नाम के 2 नॉर्थ इंडियंस को मेरे पास भेजा और फिर 2 दिन बाद वो दोनों इंडिया आए। इंडिया आकर दोनों ने ही पैसे चुराने का पक्का प्लानिंग किया। इस बीच अब्दुल वहाब के सारे डिटेल्स मैं उन दोनों को बता रहा था कि किस टाइम पर घर पर कौन रहेगा और कहां कहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। फिर प्लानिंग के बाद हम एक रात चोरी करने के लिए अब्दुल अंकल के घर गए। हमने घर की घंटी बजाई तो रमजान ने हमको ड्राइवर समझकर मेन दरवाजा ओपन कर दिया। फिर उन चारों ने पहले रमजान और उसकी माँ को बहुत मारा पीटा और उसके बाद अब्दुल अंकल को भी मार पीट कर लॉकर रूम में ले गए। अब इस बीच अब्दुल अंकल की बेटी फरहा भी वहाँ आ गई और उसने भी इन लोगों को रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने फरहा को भी काफी मारा पीटा। अब इतनी देर में अब्दुल अंकल ने लॉकर ओपन कर दिया, लेकिन उसमें ज्यादा पैसे मौजूद नहीं थे। अमीर की गैंग को सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलते हैं। ये देखकर वो सभी को और मारने लगता है। तभी अब्दुल अंकल कहते हैं कि घर में इतने पैसे नहीं हैं, मैं आप लोगों को कल जितने चाहे उतने पैसे दे दूंगा। अब इस बीच रियाज टॉयलेट करने के लिए बाथरूम में जाता है। जब तक रियाज वापस हॉल में आता है तब तक वो चारों अब्दुल को मार चुके होते हैं। घर से बाहर आने के बाद रियाज अमीर से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, सिर्फ चोरी करके हम लोग निकल जाएंगे, पर तुमने तो उनको मार दिया। तभी अमीर कहता है कि तुमने जितना पैसा बताया उतना पैसा घर में मौजूद नहीं था, और वैसे भी मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए अगर तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की भी यही हालत होगी। इस तरह रियाज जॉर्ज और उसकी टीम को सब कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद जॉर्ज कतर में रहने वाले एक पुलिस ऑफिसर को अमीर और जुल्फिकर के बारे में पता करने के लिए कहता है। इसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर्स बनकर अमीर और जुल्फिकर के घर जाकर उन दोनों के फोन नंबर्स हासिल कर लेते हैं और उसको जॉर्ज को सेंड कर देते हैं। उधर जॉर्ज और उसकी टीम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही फरहा के पास आते हैं। बेचारी फरहा बहुत जख्मी हालत में होती है। तभी जॉर्ज पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, क्या तुम हमें बता सकती हो? जॉर्ज ऐसा इसलिए पूछता है ताकि रियाज और फरहा के स्टेटमेंट को मैच करके इस केस की अगली कड़ी तक पहुंच सके। वो बताती है कि उस रात उसके पिता यानी अब्दुल ने उन लोगों को यही कहा था कि घर में इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए कल आप जितना मांगेंगे मैं उतना लाकर दे दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी अमीर और उसकी गैंग ने अब्दुल और उसकी बेटी को बहुत मारा पीटा और फिर उसके पिता अब्दुल के ही सामने फराह का बलात्कार किया। और जब ये सब होने के बाद वो सभी जाने लगे तो अमीर ने अब्दुल वहाब को मार डाला। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और आगे की इंक्वायरी से ये बात पता चलती है कि अमीर और जुल्फिकर अभी भी इंडिया के मुंबई शहर में मौजूद हैं। इसलिए जॉर्ज और उसकी टीम फौरन वहाँ के लिए निकल पड़ती है और मुंबई जाकर पहले एक लोकल कांस्टेबल को अपने साथ में लेकर उन दोनों के मोबाइल फोन को ट्रेस करने लगते हैं। वो लोग जिस जिस एरिया में घूमे थे ये टीम वहाँ पर इंक्वायरी करने लगती है। यहाँ से उन्हें एक लीड मिलती है कि कुछ दिनों पहले अमीर और जुल्फिकर ने एक फोन बूथ के पास आकर शीजू नाम के एक बंदे को कॉल किया था। तो जॉर्ज की टीम शीजू को ट्रेस करके उसे मार पीट कर पकड़ लेती है और उससे अमीर और जुल्फिकर के बारे में पूछताछ करती है। शीजू बताता है कि उसका ओनर दुबई में रहता है। उसके ओनर के फ्रेंड के बेटे ही अमीर और जुल्फिकर हैं। वो कहता है कि मेरे ओनर के कहने पर ही मैंने उन दोनों को यहाँ पर रूम दिलवाया, लेकिन सर उन दोनों के पास फोन रहने के बावजूद भी वो दोनों हर रात किसी फोन बूथ के पास जाकर किसी को कॉल करते थे। और एक बात, वो एक फोन बूथ पर जाने के बाद दोबारा उस फोन बूथ पर नहीं जाते थे। फिर एक दिन जब अमीर किसी से फोन पर बात करते हुए कुछ नंबर नोट डाउन कर रहा था
तो शक में मैंने उस नंबर को नोट डाउन कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 नंबर्स को ही नोट डाउन कर पाया। इसके बाद कल ही मैंने उन दोनों को भुवनेश्वर के लिए टिकट निकलवा कर दी थी। इस पूछताछ के बाद जॉर्ज की टीम कहती है कि सर चलिए फौरन भुवनेश्वर चलते हैं, लेकिन जॉर्ज कहता है कि हम लोग कहाँ तक फिरते रहेंगे। शीजू ने उनको टिकट तो दी थी, लेकिन ट्रेन में चढ़ते हुए तो नहीं देखा था ना, और चढ़े भी हों तो भुवनेश्वर के बीच काफी सारे स्टेशंस हैं, पता नहीं वो लोग कहाँ पर उतरे होंगे। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी साइबर क्राइम वाला बंदा जॉर्ज को कॉल करके कहता है कि सर उत्तर प्रदेश के एक फोन बूथ से अमीर के घर को एक कॉल किया गया है। इसके बाद जॉर्ज को वो नंबर बताता है। जॉर्ज को पता चलता है कि ये वही नंबर है जो शीजू ने नोट डाउन किया था, पर 8 नंबर ही काउंट कर पाया था। लेकिन अब जॉर्ज के पास पूरा मोबाइल नंबर होता है। जॉर्ज को लगता है कि शायद अमीर के पास अब यही नंबर होगा, इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप के लिए वो ऑफिसर मनु को कॉल करके सारी बात बताते हुए कहता है कि सर हम लोगों को उत्तर प्रदेश जाना होगा और वहाँ हमें जल्दी पहुँचना है, इसलिए हम लोग फ्लाइट में जाना चाहते हैं। लेकिन मनु इसके लिए टोटली मना कर देता है, क्योंकि हाई रैंक ऑफिसर्स को ही फ्लाइट में जाने की परमिशन होती है। इसलिए जॉर्ज के पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं, एक या तो ट्रेन पकड़ो या फिर बाय रोड जाओ। जॉर्ज की टीम पहले सोचती है कि ये लोग अपने पैसों से फ्लाइट पकड़कर उत्तर प्रदेश जाएंगे, लेकिन इन सभी के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए अब कोई भी ऑप्शन न होने की वजह से ये अपनी गाड़ी से ही उत्तर प्रदेश जाने का डिसाइड करते हैं। फाइनली ये लोग उत्तर प्रदेश जाकर पहले एक लोकल कांस्टेबल को अपने साथ लेते हैं, और सेम टाइम पर दूसरी तरफ केरला में जयन की रिश्वत लेने वाली वीडियो लीक होकर वायरल हो जाती है। लेकिन मनु ये बात जॉर्ज को नहीं बताता, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर वो बताएगा तो ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। खैर उधर जॉर्ज और उसकी टीम उस फोन नंबर को ट्रेस करते हुए रात के वक्त एक छोटे से गांव टिकरी में पहुंचते हैं और नंबर का लास्ट लोकेशन ट्रेस करते हुए घर में जाकर तलाश करने लगते हैं। लेकिन उस घर में ना तो अमीर होता है और ना ही जुल्फिकर। उस घर में पवन नाम का आदमी और उसकी फैमिली मौजूद होती है। जॉर्ज पवन को मार पीट कर उन दोनों के बारे में पूछने लगता है। अब पवन पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में कहता है कि हथौड़ा और बबिया मेरे भाई जैसे हैं। उन दोनों ने ही अमीर और जुल्फिकर को मेरे पास भेजा, और एक दिन जुल्फिकर ने मेरे फोन से किसी को कॉल किया था। उनको मेरे फोन से कॉल करते देख अमीर भाई जुल्फिकर भाई को डांटने लगे कि कोई रिस्क मत लो वरना हम पकड़े जाएंगे। पर सर अब वो दोनों हथौड़ा भाई के पास हैं। इन्हीं बातों के बीच अचानक पवन की बीवी अपने हाथ में गन लेकर जॉर्ज की टीम पर फायरिंग करने लगती है, और मौका देखकर पवन भी वहाँ से भागने लगता है। और इतनी देर में उसकी बीवी सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। वो कहती है कि कुछ अजनबी लोग हमारे घर में घुस आए हैं और मेरे पति को मार रहे हैं। पूरा गाँव ये सुनकर टीम के पीछे पड़ जाता है, लेकिन जॉर्ज की टीम उन सभी से फाइट करने लगती है, और इस तरह फाइनली उन सारे लोगों को मार पीट कर वहाँ से भगा देते हैं, और खुद भी बहुत ही मुश्किल से पवन को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसको एक सुनसान जगह लाकर वो उससे उन दोनों भाइयों के बारे में पूछने लगते हैं। पहले तो पवन यही कहता है कि तुम लोग उन दोनों को पकड़ नहीं सकते। अमीर भाई एक बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। वो लोग चाइना जाकर कुछ डीलर्स से बात करके और वापस इंडिया आकर कुछ हंटर्स को इकट्ठा करके हाथियों के दांतों की स्मगलिंग करना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों को काफी सारा पैसा चाहिए, और उस पैसे की वजह से वो कल रात ही रेलवे स्टेशन निकल गए। ये सुनकर जॉर्ज और उसकी टीम फौरन उस रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन तभी पूरी टीम को जयन के बारे में पता चलता है कि उसकी वीडियो लीक हो गई। उस खबर को देखकर टीम के एक मेंबर जोश और जयन के बीच बहुत झगड़ा होने लगता है। जोश कहता है कि मुझे पता था कि चंद पैसों के लिए तुम अपना ईमान बेच दोगे, लेकिन तभी जॉर्ज इन दोनों के बीच आकर झगड़े को रोक देता है। और जयन कहता है कि हाँ मैंने रिश्वत ली, घर के लोन के लिए मैं दरबदर भटकता रहा, लेकिन मुझे लोन नहीं मिला। पर फिर भी मैंने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरी बेटी के कान में कुछ प्रॉब्लम है और जल्दी ही उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। इसी मजबूरी में मैंने वो सब काम किया। जयन की सच्चाई सुनने के बाद जोश उससे माफी मांगता है, और फिर बाकी लोग जयन को हौसला देने लगते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब यहाँ से ये लोग फौरन रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और बहुत ही मुश्किल से हथौड़ा और बबिया को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ आईजी, एसपी और मनु को बुलाकर कहने लगते हैं कि अभी अभी मुझे सीएम साहब का कॉल आया है। वो पूछ रहे हैं कि इस केस में जयन को क्यों इन्वॉल्व किया, वो तो एक रिश्वतखोर है। इसलिए मनु फौरन तुम उन लोगों को वापस आने के लिए कहो। ये सुनकर मनु कहता है कि सर वो लोग आखिरी कड़ी तक पहुंच चुके हैं और बाकी लोगों की इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, तो उनको केस तो सॉल्व कर लेने दीजिए। लेकिन आईजी नहीं मानता और मजबूरी में जॉर्ज को कॉल करके बताता है कि तुम लोग वापस आ जाओ। जॉर्ज कहता है
कि अरे सर ऐसे कैसे वापस आ सकते हैं, हम लोगों ने बाय रोड 3000 किलोमीटर ट्रेवल किया और फिर यहाँ पर आए, अब हम बस थोड़ी ही दूरी पर हैं और वैसे भी आपका दिया हुआ समय अभी खत्म नहीं हुआ है। इस तरह मनु की बातों को इग्नोर करके जॉर्ज उसका फोन ही कट कर देता है। अब जॉर्ज और उसकी टीम एक बस स्टॉप पर होते हैं। पूछताछ के दौरान एक बच्चा अमीर और जुल्फिकर की फोटो को पहचान लेता है। वो कहता है कि वो दोनों तो बाबागंज की बस लेकर निकल गए हैं। जॉर्ज फौरन बाबागंज के मैप को देखकर समझ जाता है कि वो दोनों भाई बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया से नेपाल जाने वाले हैं, इसलिए वो उस बस को फॉलो करते हुए उसके अंदर पहुंच जाते हैं। पर चेकिंग करने पर उस बस में अमीर और जुल्फिकर मौजूद नहीं होते। इसके बाद जॉर्ज हथौड़ा और बबिया से कहता है कि मैं तुम दोनों को काफी सारा पैसा दूंगा, तुम्हारे ऊपर लगे हुए केसेस को भी हटा दूंगा, बताओ वो दोनों कहाँ पर हैं? तो हथौड़ा और बबिया ये सुनकर उनको किसी जंगल के एरिया में लेकर आते हैं और हर बार अलग अलग डायरेक्शन बताते हुए कहते हैं कि वो लोग इस तरफ गए हैं, वो लोग उस तरफ गए हैं। इसलिए जॉर्ज को अब गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन लेकर हथौड़े के हाथ पर फायरिंग कर देता है। अब डर की वजह से ये दोनों जॉर्ज को असली एड्रेस बताते हैं। फिर ये लोग जब जंगल के अंदर जाते हैं तो अमीर की गैंग इन पर फायरिंग कर देती है, लेकिन फाइनली जॉर्ज और उसकी टीम अमीर और जुल्फिकर को पकड़ लेती है। अब उसी रास्ते से इंडियन आर्मी भी गुजर रही होती है, तो जॉर्ज अब उनको अपनी सारी बात बताता है। इसके बाद इंडियन आर्मी जॉर्ज और उसकी टीम की मदद करके इन लोगों को हाईवे पर ड्रॉप करते हैं। जब ये बात सीनियर्स को पता चलती है तो वो जॉर्ज से कहते हैं आप लोग फौरन फ्लाइट पकड़कर उन दोनों को यहाँ पर ले आओ। लेकिन अब जॉर्ज मना करता है और कहता है कि नहीं सर, ऐसे लोगों के लिए सरकार का पैसा क्यों वेस्ट करना, इन दोनों को तो मैं बाय रोड ही ले आऊंगा। और इसी स्टेटमेंट के साथ इस शानदार मूवी का होता है दी एंड। दोस्तों मुझे बस इतनी शिकायत है कि जयन के बारे में लास्ट में क्लियर करना चाहिए था कि उसके साथ क्या किया गया। आपको क्या लगता है कि उसके साथ क्या होना चाहिए था? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर